हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइज, आज है 26 नवंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ गाइज, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि ऑफलाइन मोड में हमारे यहाँ सीजीपीएससी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपकी ऑफलाइन क्लासेस भिलाई ब्रांच पे स्टार्ट हो गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को कॉन्स्टिट्यूशन डे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है यहां पर कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए, ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में 2 जजों की नियुक्ति की जाएगी, इसके नाम क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में 2 जजों की नियुक्ति की जाएगी, उनके नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 जजों में एक आपके सहायक सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। ठीक है, सहायक सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं 2014 में, सितंबर 2014 में इनको सहायक सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था। इसके अलावा ये विजिबल नहीं है क्या, चलिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे जो हैं ये आपके जिला सत्र न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इन दोनों की अगर हम बात करें तो एडिशनल जज के रूप में, अतिरिक्त जज के रूप में ये लोग काम कर चुके हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। क्लियर रहेगा। और इनके नाम है जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास एंड जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास एंड जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए। क्लियर है। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर प्रभावितों को मकान क्षति पर, ध्यान से देखिएगा, आपदा तो है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा तो है, नुकसान तो हो रही है, बट मकान क्षति पर मुआवजे की राशि में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो ध्यान रखेंगे कि हाल ही में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होगा उसके लिए मुआवजे की राशि बढ़ाई जाएगी। अगर आपका शारीरिक नुकसान होता है, ध्यान रखेंगे आप, शारीरिक नुकसान होता है और इस नुकसान में 40 से लेकर के 60% तक अगर आपका नुकसान हो रहा है शरीर का, तो उसके लिए प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो 74,000 रुपए दी जाएगी, 74,000 रुपए दी जाएगी। और अगर 60% से ज्यादा रहेगा तो 1,20,000 रुपए दी जाएगी, 1,20,000 रुपए दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि मकान क्षति पर, तो मकान क्षति पर पहले दिया जाता था, पहले की अगर हम बात करें तो पहले दिया जाता था 94,100 रुपए। ठीक है, 94,100 रुपए। और अब ध्यान रखेंगे, सॉरी, 95,100 रुपए, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की गई है आपका 24,900 रुपए को बढ़ा करके यहां पर 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे, 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे मकान की क्षति होने पर। ठीक है, तो हाल ही में राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा से मकान क्षति पर 1,20,000 रुपए देने की घोषणा की है। पहले 95,100 रुपए मिलता था, अब 1,20,000 रुपए दी जाएगी, यानी कि बढ़ोतरी के बारे में पूछा था, दैट इज 24,900 रुपए। करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर आपका होगा बी। ठीक है, आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। भारतीय नौसेना के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल, ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चन को। भारतीय नौसेना के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल जहाज Y12705 के संबंध में कथनों पर विचार कर सही उत्तर को चुनना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हाल ही में मोरमू गांव को, ध्यान रखेंगे, मोरमू गांव जो कि एक विध्वंसक मिसाइल है, नाम दिया गया है इसका मोरमू गांव, इंडियन नेवी को सौंपी गई है, नौसेना में शामिल किया गया है, अपनी
सीमा की सुरक्षा के लिए, समुद्री सीमा सुरक्षा में बढ़ोतरी के लिए, समुद्री सीमा सुरक्षा के लिए इसको शामिल किया गया है। और ये एक युद्धवाहक, ध्यान रखिएगा, युद्धवाहक पोत है, ठीक है, यानी कि युद्ध पोत है, ठीक है, यानी युद्ध पोत है, याद रखेंगे आप, युद्ध पोत है, ठीक है, वॉरशिप है। और इस वॉरशिप को कंप्लीटली 15B टेक्निक पे, 15B ध्यान रखेंगे आप, 15B टेक्निक पर बनाया गया है, पूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके पे। क्लियर रहेगा। अब हम आते हैं वापस से इसके लेंथ वगैरह पे, डायमेंशन पे। इसकी लेंथ रखी गई है 163 मीटर, ठीक है, और इसका विड्थ रखा गया है, विड्थ रखा गया है आपका, विड्थ की अगर हम बात करें ये रखा गया है 17 मीटर। इसके अलावा एक बार में ये 7000 टन वाटर डिस्प्लेस करता है। इसके डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 7000 टन वाटर डिस्प्लेस करता है। इसकी स्पीड रखी गई है 30 सी माइल्स, ठीक है, सी माइल्स, ठीक है, 30 माइल्स समुद्री माइल इसका स्पीड रखा गया है अधिकतम। क्लियर रहेगा यहाँ पर। अब बात आती है क्वेश्चंस की, तो ध्यान से देखिएगा। पहला आपसे बोला गया इस मिसाइल को प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है, करेक्ट है। नाम इसका मोरमू गांव रखा गया है, ये भी सही है। जहाज की लंबाई सही है। युद्ध पुत की अधिकतम गति जो है 30 समुद्री मील है। यहाँ पे आपके चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जितना भी हमारा डिफेंस सिस्टम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम आपसे बात करें तो जितना भी डिफेंस सिस्टम में आपको एनहांसमेंट देखने को मिल रहा है, हमारा एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है, इन सभी चीजों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके काम आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, श्रमिक सियान, ध्यान से देखेंगे। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत 59 से 60 वर्ष के श्रमिक को कितने रुपए देने की एक मुश्त राशि घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से सियान जतन, मुख्यमंत्री सियान जतन शुरू किया गया, किस लिए, तो जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सियान जतन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सियान जतन शुरू किया गया था। इसी तरीके से वरिष्ठ श्रमिकों के लिए जिनकी उम्र 50 प्लस यानी 59 से लेकर 60 के आसपास है, उनको एक मुश्त राशि, ध्यान देखिएगा, एक मुश्त राशि जो है 10,000 रुपीज पे किया जाएगा, 10,000 रुपए दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, जिनकी आयु 59 से लेकर के 60 वर्ष तक की है, जिनकी आयु 59 से लेकर के 60 वर्ष तक की है। क्लियर रहेगा। राज्य सरकार की योजनाओं पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा आपको, राज्य सरकार की योजनाओं पे विशेष ध्यान देना होगा, खास करके ग्रामीण विकास विभाग में, ठीक है। ग्रामीण विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उन सब पे आपको खास ध्यान रखना होगा। पर्यावरण संबंधी और आपका नगरीय निकायों के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है उसके बारे में। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि श्रमिक सियान सहायता योजना में कितने रुपए देने की घोषणा की है, तो 10,000 रुपए। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। क्लियर है, क्लियर है। दाई दीदी क्लिनिक, याद रखेंगे आप, दाई दीदी क्लिनिक वाला जो आपका क्वेश्चन है, दाई दीदी क्लिनिक वाला, ठीक है, क्लिनिक वाला, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ये योजना भी आपके लिए कारगर साबित हो सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आम बजट ध्यान से देखिएगा, आम बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो पहली चीज मैं बता दूं, आम बजट अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़े होंगे, भारत का संविधान पढ़े होंगे, राज्य व्यवस्था पढ़े होंगे, तो वहां पे हम पढ़ते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग बिल के बारे में, एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में, दैट इज विनियोग बिल के बारे में, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल में। और साथ ही साथ हम यहां पर यह भी पढ़ते हैं कि जब कोई चुनावी वर्ष हो, ध्यान रखेंगे, चुनावी वर्ष हो, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, बजट उस पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए ही निकाला जाता है, तो चुनावी बजट बोलते हैं उसको, और चुनावी वर्ष में लाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, मौजूदा केंद्र सरकार के लिए यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के लिए ये साल जो है 2023 से 24 का जो वित्तीय वर्ष रहेगा वो उनकी आखिरी बजट होगी, पूर्ण बजट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आखिरी पूर्ण बजट होगी। लेटर वो क्या करेंगे, चुनावी वर्ष में सिर्फ चुनावी बजट, यानी कि 2024 में इलेक्शन है तो वो अप्रैल से लेकर के मई तक का ही बस बजट निकालेंगे, क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर एप्रोप्रिएशन बिल्स वगैरह का आप ध्यान से देखेंगे, तो आम बजट 2023-24 जो है मौजूदा सरकार की आखिरी बजट होगी, पूर्ण बजट, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, हाल ही में 23-24 के वर्ष के लिए अगर हम बात करें
यानी कि 23-24 के वित्तीय वर्ष के लिए आम बजट पे सुझाव और परामर्श के लिए सभी राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक की गई है और इस वित्त मंत्रियों के बैठक को ऑर्गेनाइज किया गया है साइंस सेंटर न्यू दिल्ली में, ठीक है, विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की तैयारी को लेकर राज्यों के सुझाव और प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर को बैठक बुलाई गई। ये बिल्कुल सही है, 25 नवंबर को बैठक बुलाई गई, सही बात है। नेक्स्ट, यह आम बजट मौजूदा केंद्र सरकार की आखिरी पूर्ण बजट होगी, ये भी सही है। दूसरा, इस बजट के संबंध में बैठक का केंद्र विज्ञान भवन नई दिल्ली को रखा गया, क्लियर है। तो यहां पर भी आपका तीनों के तीनों आपके स्टेटमेंट्स जो है ये करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, क्लियर है। अब विनियोग बिल के बारे में अगर हम बात करें, अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में, और चुनावी बजट, चुनावी वर्ष जब होता है तो चुनावी बजट के बारे में भी आप यहां पर थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्लियर है। किसी भी सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ने से, जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो रिलेट किया कीजिए उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उन सभी से, ठीक है। जब हम यहां पर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में आम बजट बोलते हैं, जब आप इकोनॉमिक्स से रिलेट करेंगे तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी इससे रिलेट होगा बजट से। लेकिन जब हम राज्य व्यवस्था में यानी कि पॉलिटी में पढ़ते हैं तब हम इसको एस्टिमेशन से बात करते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन बिल के बारे में बात करते हैं, प्राकलित विधेयक के बारे में बात करते हैं, प्राकलन के बातें, बिल्स ऑन एस्टिमेशन यानी प्राकलन के ऊपर विधेयक के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आम बजट बन जाता है इकोनॉमिक्स में, और यहां पर बन जाता है आपका प्राकलन संबंधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में मछली पालन के संबंध में ध्यान रखिएगा, गठित समितियों का ऑडिट का जिम्मा सहकारिता विभाग के साथ और किस विभाग को दिया गया है। तो अभी तक क्या होता था कि मछली पालन से संबंधित जितने भी पैसे की लेन देन की बात होती थी सब सहकारिता विभाग करता था, बट जब से अभी इस साल मछली पालन नीति में बदलाव लाया जाएगा, और बदलाव संशोधन के बाद से 10 वर्ष तक के तालाबों को, वर्षों तक के लिए तालाब और जलाशयों को पट्टे पर दिया जाएगा। और पट्टे पर देने की अगर हम बात करें तो पट्टे पर में भी मछुआरा समुदाय जो है उन सभी को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अब क्या होगा कि मछली पालन के इस संशोधन के बाद, नीति के संशोधन के बाद से सहकारिता विभाग के साथ साथ मछली पालन विभाग भी ऑडिट करेगा, ठीक है। मछली पालन की जितनी भी समितियां हैं उन सभी का मछली पालन विभाग और सहकारिता विभाग दोनों संयुक्त रूप से इसके बैंक की और अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, इनके पैसे के वित्तीय लेन देन के ट्रांजैक्शंस के ऑडिटिंग का कार्य जो है सहकारिता विभाग और मछली पालन विभाग दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करके करेंगे। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, नेपाल में आयोजित SBKF, ध्यान से देखिएगा, नेपाल में आयोजित SBKF अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राज्य की स्थिति में संदर्भ पर विचार करें। पहली चीज ध्यान से देखिएगा, राज्य के संबंध में आपको विचार करने बोला जा रहा है, यहां पर राज्य के संबंध में विचार करना है। तो पहली चीज की नेपाल में आयोजन हुआ SBKF का, ये तो सही बात है। और छत्तीसगढ़ से अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को कुल इसमें 16 पदक मिले हैं, ठीक है, 16 पदक मिले हैं, जिसमें से 10 गोल्ड है, 3 ब्रॉन्ज है और 3 आपका सिल्वर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी अगर हम जिलों की बारे में बात करें तो जिले में दंतेवाड़ा जिला जो अकेला 3 स्वर्ण पदक लेकर के आया है, 3 गोल्ड लेकर के आया है, ठीक है, 3 स्वर्ण पदक लेकर के आया है कौन, दंतेवाड़ा जिला, क्लियर रहेगा। अब वापस से हम अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य के दंतेवाड़ा जिले के 3 खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला है। तो ऑब्वियसली जब दंतेवाड़ा को 3 गोल्ड मिला मतलब 3 खिलाड़ी यहां से स्वर्ण पदक लेके आए, क्लियर है। दूसरी चीज, चैंपियनशिप प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य ने कुल 16 पदक जीते, जो कि मैंने आपको बता दिया 10G + 10 3S + 3B, ठीक है, 13 और 3 16 पदक यहां पर मिला है। तो अब यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरे स्टेटमेंट में पदक तालिका में सर्वाधिक रजत पदक शामिल है, ये गलत है। पदक तालिका में छत्तीसगढ़ को जितने भी पदक मिले हैं इस पदक तालिका में सबसे ज्यादा गोल्ड है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा गोल्ड है। टोटल नंबर ऑफ गोल्ड इज 10, गोल्ड मेडल इज 10। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही यहां पर सही है, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्लियर है। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानदीप कार्यक्रम के संदर्भ में कथन पर विचार कर सही का विकल्प चयन करें।
ठीक है। ज्ञानदीप कार्यक्रम, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ज्ञानदीप कार्यक्रम शुरुआत हुई बस्तर जिले से, शुरुआत हुई बस्तर जिले से। किसकी मदद से? यूनिसेफ और जिला प्रशासन, यूनिसेफ और जिला प्रशासन के द्वारा। काम क्या है इसमें? काम क्या है? तो पहली और दूसरी कक्षा के जितने भी छात्र हैं, उनको स्किल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, ठीक है। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ पढ़ाई, दूसरी कक्षा के स्किल स्टूडेंट्स जितने भी रहेंगे छात्रों को स्किल के अकॉर्डिंग पढ़ाना, मतलब अभी से ही स्किल डेवलपमेंट और सीखने की कला के बारे में पढ़ाना, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि बस्तर जिले में 3 विकास खंड, पहला जगदलपुर, उसके बाद फिर बकावंड, ठीक है, बकावंड, और इसके बाद लोहांडीगुड़ा, ठीक है, लोहांडीगुड़ा, ठीक है। इन तीनों विकास खंड में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। 3 विकास खंड में टोटल 699 विद्यालय हैं। 699 विद्यालय में 35,000 से अधिक छात्रों को, जो कि क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ते हैं, इसको लाभ मिलेगा, इनको लाभान्वित किया जाएगा, इनको ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यूनिसेफ प्लस जिला प्रशासन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब यहां पे हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बोला गया है ज्ञानदीप कार्यक्रम का राज्य के दुर्ग जिले के पाटन से शुभारंभ किया गया। ऑलरेडी गलत है, क्योंकि ये बस्तर से शुरुआत हुआ है, बस्तर से शुरुआत है। ज्ञानदीप कार्यक्रम बस्तर से शुरुआत हुई है। दूसरा, कार्यक्रम में यूनिसेफ के सहयोग से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की समझ बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की पहल है, ये सही है। जिला प्रशासन प्लस यूनिसेफ, इन दोनों का कंबाइंड प्रोग्राम है। नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम के माध्यम से बस्तर जिले के 699 स्कूल को जोड़ा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जगदलपुर, बकावंड, लोहांडीगुड़ा, टोटल यहां पर पहले इनिशियली हम बात करें तो इन सभी के साथ साथ 699, 700 के आसपास स्कूल हैं, जिसमें 35,000 बच्चे पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं। उन सभी को इसके साथ ऐड किया जाएगा, यानी कि एक साथ कोलैबोरेट किया जाएगा। तो जब यहां पे कोलैबोरेशन की बात आ रही है, तो जब अब देखिएगा क्वेश्चन को, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है यहां पर, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ यहां पे आपके सही है। दैट इज ऑप्शन डी, 2 and 3, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर है, ये चीज समझ में आया? क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब होगा? छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता, आपको बता दूं कि यह प्रतियोगिता जो है राजिम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। राजिम में कब से कब तक चलेगा? 16 फरवरी 2023 से लेकर के 18 फरवरी 2023 तक। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि बेस्ट रामायण मंडली के लिए, ठीक है, श्रेष्ठ रामायण मंडली के लिए जो भी राज्य स्तर पर श्रेष्ठ रामायण मंडली होगी, उसके लिए माता कौशल्या सम्मान शुरू किया गया है। माता कौशल्या सम्मान शुरू किया गया है, जो राज्य अलंकरण की सूची में शामिल है, ठीक है। माता कौशल्या सम्मान शुरू किया गया है, जो राज्य के आपके अलंकरण में शामिल किया गया है। हाल ही में इसको राज्य अलंकरण में शामिल किया गया है। क्लियर रहेगा? तो श्रेष्ठ रामायण मंडली जो होगी, उनको हम माता कौशल्या सम्मान से सम्मानित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है कि आयोजन कब से कब तक होगा? दैट इज 16 to 18 फरवरी। वेन्यू कहां रहेगी? राजिम में। आप सभी को पता होना चाहिए कि 16 से फरवरी में ही अगर हम देखें तो 14 फरवरी के आसपास ही, मिड फरवरी में आपका राजिम में कुंभ का आयोजन होता है, ठीक है। राजिम में अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ का कुंभ का आयोजन होता है। तो यहां पर आपका वेन्यू राजिम, डेट आपका 16 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी 2023 तक का। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मयोगी प्रारंभ, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? ध्यान से देखेंगे, पाठ्यक्रम है। तो कर्मयोगी प्रारंभ के बारे में मैं बता दूं कि कर्मयोगी प्रारंभ वैसे लोग जो काम कर रहे हो, वर्किंग है। तो वर्किंग कौन होंगे? तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी के लिए, सरकारी कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ नाम से एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है कि ये लोग अपनी वर्किंग को कंप्लीट वर्क करते करते अपने ही काम के बारे में और एडवांस नॉलेज लेते रहे, ठीक है,
और एडवांस नॉलेज लेते रहें। और देश के सभी, अगर हम बात करें पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो कर्मयोगी प्रारंभ सभी कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में आपने सुना होगा कि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं क्यों, प्रमोशन के पर्पस से या फिर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की वजह से। तो अब यहां पर सरकारी कर्मचारियों को क्या किया जाएगा, एक आपका सिलेबस बनाया गया है जिसमें कर्मयोगी प्रारंभ नाम दिया गया है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी जिस फील्ड में रहेगा उस फील्ड में उनको पदोन्नति देने के माध्यम से उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्रेंड किया जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि कर्मयोगी प्रारंभ पाठ्यक्रम जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर रहेगा? तो गाइज ये था आज का सेशन। आज हमारा संविधान दिवस है, आज हमारा संविधान दिवस है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंशतः लागू हुआ था, और 26 जनवरी 1950 की अगर हम बात करें तो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। क्लियर है? तो आज हमारे इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, संवैधानिक दिवस के रूप में आज के दिन को हम मनाते हैं। तो आप सभी को वंस अगेन हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशनल डे। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। और यहां पर आप सभी के लिए स्टूडेंट धर्मा का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि अयोध्या और महाभारत, ध्यान रखेंगे, रामायण और महाभारत सर्किट किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। अब यहां पे क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का इंडो पैसिफिक संवाद का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? न्यूयॉर्क, ओटावा, टोरंटो, नई दिल्ली। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जिससे हम यहाँ पे एक अच्छी कम्युनिटी बना पाए और यहाँ पे और भी सारी चीजों को बहुत ही जल्द इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है? एक्चुअली जब आपकी गैदरिंग यहाँ पर दिखेगी तो हम नई नई चीजों को लेकर के आएंगे। फॉर एग्जांपल अभी जितने भी नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को एक कोलैबोरेट करके अगर हम देखें तो बहुत ही ब्रीफ में छोटे छोटी वीडियोज में आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में सारी चीजों की नॉलेज मिलती रहेगी। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू सो मच।